अगर आप ये 120 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जियोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। टॉप 120 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम में आने का 100% चांस है, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यूज है। और ये वीडियो अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देख के जा रहे हैं ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो इन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो और समझ के याद करो। और ये 120 एमसीक्यूज का जो पीडीएफ है चैनल मेंबर्स के लिए फ्री है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यही पीडीएफ नहीं, बाकी के आने वाले इन फ्यूचर जितनी भी पीडीएफ्स होंगी, जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, तो आप डाउनलोड करके वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर जानने की कोशिश करो, और अगर आपने सही आंसर दिया था तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये क्वेश्चन तैयार है समझो। और अगर गलत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो ना। ऐसे ही क्वेश्चन डालो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके आगे एरो बना के जो राइट आंसर है उसका एक वर्ड में आंसर लिख दो। ओके, तो आप जो जो गलत है केवल उसी का लिखना है। तो इसमें राइट आंसर है सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है? वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फॉस्फोलिपिड है या स्टेरॉइड है? तो राइट आंसर है फॉस्फोलिपिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर। ऑप्शन ए है फिक्स्ड एंड रिजिड, ऑप्शन बी है एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, सी है प्रेजेंट ओनली ऑन सरफेस एंड डी है एब्सेंट इन मेम्ब्रेन। तो बताओ क्या है? राइट आंसर इज बी, एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये समझ लो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो प्रोटीन्स होते हैं इस तरीके से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे धसे हुए होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है विच जंक्शन प्रिवेंट्स लीकेज बिटवीन इपिथेलियल सेल्स। ऑप्शन है गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन एंड एडहेरेंस जंक्शन। तो आंसर इज टाइट जंक्शन। ऐसे समझो ना, लीकेज वर्ड आ रहा है, लीकेज किसी चीज में गैप है तो उसमें तो लीकेज होगा ही, और इसमें पूछा जा रहा है कि लीकेज ना हो, जो रोकता हो लीकेज को। डेस्मोसोम्स में भी लीकेज होने के चांसेस होते हैं। ऐसे समझो कोई चीज टाइटली पैक्ड है तो उसमें लीकेज होने के चांसेस वैसे भी कम है, ऐसे ट्रिक लगा लो खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 है डेस्मोसोम्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड मियोसिन। तो डेस्मोसोम्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? आंसर इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं गैप जंक्शन अलाउज डायरेक्ट पैसेज ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स। तो गैप जंक्शन किसको डायरेक्ट अलाउ करते हैं पास होने के लिए? तो आंसर इज आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस अकर्स वाया कैवियोली, लाइसोसोम, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स और गोल्जी बॉडी। तो बताओ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो रिसेप्टर के हेल्प से हो रहा है, रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? सी। ठीक है, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स में होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मॉलिक्यूल एक्ट एज रिसेप्टर इन रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड आरएनए। तो सही आंसर है बी, प्रोटीन्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोटीन सॉर्टिंग सिग्नल इज जनरली प्रेजेंट एट। ऑप्शन है सी टर्मिनस, एन टर्मिनस, मिडिल रीजन, रैंडमली। तो सही आंसर है बी, एन टर्मिनस। ओके, सिग्नल पेप्टाइड डायरेक्ट्स प्रोटीन टू
सिग्नल पेप्टाइड प्रोटीन को किस ओर निर्देशित करता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड लाइजोसोम। तो इसका सही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, तो जो प्रोटीन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से होके फिर गोल्जी बॉडी के पास फिर ऐसे वेसिकल्स के थ्रू ये मूव करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स। ऑप्शन है इनटेक ऑफ मटेरियल, रिलीज ऑफ मटेरियल, डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। तो एक्सोसाइटोसिस क्या करता है? एक्सो मतलब बाहर की तरफ, यानी रिलीज करता है। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ मटेरियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब हो रहा है इनसाइड या फिर इनटेक या अंदर की तरफ। ओके, तो इसमें से कौन सा टाइप एंडोसाइटोसिस नहीं है? तो ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस। नाम से पता चल रहा है बिल्कुल क्लियरली एंडोसाइटोसिस कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में है एक्सोसाइटोसिस, यही नहीं है, बाकी सब है। देखो, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, ठीक है, ये इनगल्फ करता है डायरेक्ट। और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस ये भी एक प्रकार से एंडोसाइटोसिस ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स आर मेनली। ऑप्शन है लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स। तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स यानी कैम, ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसैकेराइड्स। तो ऑप्शन इज बी, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रही हो, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ऑप्शन ए है डेस्मोसोम, बी है टाइट जंक्शन, सी है गैप जंक्शन और डी है हेमीडेस्मोसोम्स। तो सही ऑप्शन है सी, ओके, गैप जंक्शन। जिस सेल के बीच में गैप होगा उसमें कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सही ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये सारे मॉलिक्यूल्स को ऐसे डायरेक्टली पास नहीं होने देती, चुन चुन के सेलेक्ट करती है कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता, इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। तो दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो अब हम डिस्कस करने वाले यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ। तो यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है? कंपोज्ड ऑफ। ओके, तो इसके ऑप्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, माइक्रोफिलामेंट ओनली, इंटरमीडिएट फिलामेंट ओनली या फिर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऑब्वियस सी बात है इन तीनों से मिलके बना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो देखो हमने डिस्कस किया अभी कि 3 चीजों से मिलके बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स मेनली किस चीज से बने होते हैं? तो नाम से पता चल रहा है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल वर्ड आ रहा है ना, तो ये बन गए ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन जिससे बनते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है डायामीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज अप्रोक्सीमेटली। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायामीटर होता है वो होता है 25 नैनोमीटर, ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन मसल कंट्रैक्शन। तो वो कौन सा साइटोस्केलेटल एलिमेंट है जो कि मसल कंट्रैक्शन में मददगार होता है, शामिल होता है? तो ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट या फिर न्यूरोफिलामेंट। तो करेक्ट आंसर है माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद करो जो मसल कंट्रैक्शन होता है उसमें एक्टिन और मियोसिन का इन्वॉल्वमेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है मोटर प्रोटीन डायनीन इज एसोसिएटेड विथ। तो डायनीन एक मोटर प्रोटीन होता है, ये किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल्स। तो जो मोटर प्रोटीन डायनीन है ये संबंधित है माइक्रोट्यूब्यूल से। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है विच साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल। तो वो कौन सा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने में मददगार होता है? तो इसके ऑप्शंस है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट या फिर एक्टोमियोसिन। तो इसका सही आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो माइटोटिक स्पिंडल बनाने में मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऑप्शंस है स्टोर एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोड्यूस एटीपी या फिर स्टोर कैल्शियम। इसका सही ऑप्शन है प्रोड्यूस एटीपी। ये एटीपी बनाता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। तो जो ईटीएस या फिर ईटीसी होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उस पे। तो ये वाला जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे होता है हमारा ईटीएस या फिर ईटीसी। ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाई हूँ, आई नो मेरी ड्राइंग बिल्कुल बेकार है। क्रिस्टे आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ। तो क्रिस्टे किस चीज की फोल्डिंग से बनता है? ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसका सही आंसर है बी इनर मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब हम फिर से माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और अब हम इसका इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसकी फोल्डिंग ऐसे 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 ये फोल्ड टाइप के बने रहते हैं, इसी जो फोल्डिंग है इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टे, कुछ भी बोल लो। और यही है इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, तो इसका सही आंसर है बी। एटीपी सिंथेज इज ऑल्सो नोन एज। एटीपी सिंथेज को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, F0 F1 एटीपीएज, NADH डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये ऑप्शंस है, इसमें से सही ऑप्शन है बी। ओके, सो एटीपी सिंथेज जो होता है उसको हम F0 F1 एटीपीएज से भी डिनोट करते हैं। ओके, या उस नाम से भी जानते हैं। पैरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन। पैरोक्सिसोम्स किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एटीपी सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस। तो नाम से पता चल रहा है पैरोक्सिसोम किसमें? पेरोक्साइड में। नाम से ऐसे ट्रिक से समझ लो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है कैटलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, पैरोक्सिसोम एंड गोल्जी बॉडी। तो कैटलेज एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है? तो कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है पैरोक्सिसोम्स में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो राइबोसोम किससे बने होते हैं? इसके ऑप्शन है प्रोटीन ओनली, आरएनए ओनली, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स या फिर डीएनए एंड आरएनए। तो इसका सही ऑप्शन है आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो राइबोसोम बने हुए होते हैं आरआरएनए एंड प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 29 है साइज ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम इज। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज होता है 80s और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका साइज होता है 70s। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है प्रोकैरियोटिक का और ये है यूकैरियोटिक का। तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 30 है राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER सिंथेसाइज। तो जो राइबोसोम्स ER पे अटैच्ड होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑप्शन है साइटोसोलिक प्रोटीन्स, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, सेक्रेटरी प्रोटीन्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। तो इसका सही ऑप्शन है सेक्रेटरी प्रोटीन्स। तो जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं वो बनाते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के एमसीक्यूज, जो कि है न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके, न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। तो जो सारा क्वेश्चन होगा न्यूक्लियस और क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है स्लाइडेन, चौथा है शॉन। तो न्यूक्लियस जो था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप, टोनोप्लास्ट या सेल वॉल। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स से मिलके बना होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जाहिर सी बात है ये सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप की बात है तो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक आउटर और एक इनर, और इन मेम्ब्रेन्स के साथ ही प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं NPC, और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियर इन्वेलप इज कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूक्लियर इन्वेलप किससे बना होता है? तो अभी अभी मैंने बताया न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन या फिर नो मेम्ब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 34 है, न्यूक्लियर पोर्स आर इन्वॉल्व्ड इन। जो अभी मैंने बात किया था ना NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियर पोर की बात हो रही है, इन्हीं की बात हो रही है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, किस चीज में ये इन्वॉल्व होते हैं? तो इसके ऑप्शन है DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, या फिर क्रोमोसोम फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है सी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखो ये हो गया कुछ आउटर मेम्ब्रेन। चलो मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो ये हो गया न्यूक्लियस, और इनके बीच में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियर पोर्स। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस का अंदर की साइड का स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, न्यूक्लियोलस इज मेनली कंसर्न्ड विथ। तो न्यूक्लियोलस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है DNA सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस, ATP प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है कि वो राइबोसोम बनाता है। 36 है, केमिकली न्यूक्लियोलस इज रिच इन। तो न्यूक्लियोलस में केमिकली क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है? DNA होता है, या rRNA होता है, या लिपिड होता है, या पॉलीसैकेराइड होता है? तो न्यूक्लियोलस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है rRNA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रोमैटिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ। क्रोमैटिन किसका जटिल संयोजन है? तो क्रोमैटिन में क्या क्या होते हैं? DNA ओनली, RNA ओनली, DNA एंड प्रोटीन्स, RNA एंड प्रोटीन्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी, DNA एंड प्रोटीन्स। और वो क्रोमैटिन कैसे होता है? जैसे एक हम DNA का धागा ले लिए, उसमें बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स जोड़ दिए, तो क्या हुआ, ये DNA हो गया और ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। हिस्टोन एक प्रोटीन ही तो है। यू क्रोमैटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ऑप्शन है हाईली कंडेंस्ड एंड इनएक्टिव, लाइटली स्टेन्ड एंड एक्टिव, फाउंड ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि लाइटली स्टेन्ड एंड एक्टिव होते हैं ये यूक्रोमैटिन। और जो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड और इनएक्टिव होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे क्रोमोसोम हो गया, उसको जब हम खोलते हैं ना तो ऐसे इस तरीके का कुछ धागा, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है, फिर एक ऐसे दूर दूर से आएगा, इसको हम बोलेंगे लेस कंडेंस्ड या फिर लाइटली स्टेन्ड। ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है तो ये डार्क दिखेगा, और ये बहुत ज्यादा लूज लूज सा है तो ये लाइट दिखेगा, ओके।
और अब जब ये लूज है, ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ से जो भी रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाएगा। जबकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड है तो यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनएक्टिव और इसको हम बोल रहे हैं एक्टिव। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हेट्रोक्रोमेटिन इज, अभी अभी हमने देखा हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। इसके ऑप्शन सबसे पहले देखो, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, लाइटली स्टेन्ड, डेंसली पैक्ड या फिर रिच इन आरएनए। तो अभी हमने देखा लाइटली स्टेन्ड तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो यूक्रोमेटिन होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बिल्कुल नहीं क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड था। तो सही ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ। तो न्यूक्लियोसोम किसका स्ट्रक्चरल यूनिट है? क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन का, जीन का, डीएनए हेलिक्स का। तो न्यूक्लियोसोम है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। तो करेक्ट आंसर इज बी। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो इसके ऑप्शंस हैं 2 कॉपीज ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4, या फिर H1 हिस्टोन ओनली, या फिर डीएनए ओनली, या फिर आरएनए एंड प्रोटीन ओनली। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है वो बना होता है H2A, H2B, H3 एंड H4 यूनिट से। ठीक है, H3 H4 का हम टेट्रामर ले लेते हैं, ये हो गया H3 H3 H4 H4, ये हो गया इनका टेट्रामर। और इसके ऊपर लगे होते हैं H2A H2B डाइमर की फॉर्म में, ऊपर एक, मतलब एक डाइमर ऊपर एक डाइमर नीचे। ठीक है, ये हो गया H2A H2B, यहाँ भी आ जाएगा H2A H2B। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डाइमर और एक टेट्रामर। डाइमर होगा H2A H2B का और एक टेट्रामर होगा H3 और H4 का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। और ये हो गया हमारा कोर न्यूक्लियोसोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, हिस्टोन H1 इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस है न्यूक्लियोसोम कोर, लिंकर डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम। तो H1 जो है वो इन्वॉल्व होता है लिंकर डीएनए के साथ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जब डीएनए की पैकेजिंग होती है ना, ऐसे समझ लो ये हो गया डीएनए, ये हो गया ऑक्टामर या फिर न्यूक्लियोसोम लगा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। तो जो H1 है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा हुआ होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जो न्यूक्लियोसोम है उसी से अटैच हुआ लगा रहता है। डीएनए सुपर कॉइलिंग इज कंट्रोल्ड बाय, इसके ऑप्शंस है लाइगेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज या फिर प्राइमेज। तो डीएनए सुपर कॉइलिंग किससे कंट्रोल हो सकता है? टोपोआइसोमरेज से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 44 इज बी डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका ऑप्शंस है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टाइप। तो जो बी डीएनए है उसकी विशेषता क्या है? वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, जेड डीएनए डिफर्स फ्रॉम बी डीएनए बाय बीइंग। तो इसके ऑप्शंस है राइट हैंडेड हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड, प्रोटीन रिच। तो जो जेड डीएनए है वो बी डीएनए से किस तरीके से डिफरेंट है? तो इसका सही ऑप्शन है लेफ्ट हैंडेड। जो राइट, तो जो बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है और जो जी डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए बाय प्रेजेंस ऑफ। तो जो आरएनए होता है वो डीएनए से किस चीज की उपस्थिति की वजह से अलग दिखता है या फिर अलग होता है? तो इसके ऑप्शन है थायमीन, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर या फिर डबल हेलिक्स। तो इसका ऑप्शन थायमीन भी सही हो सकता है और राइबोज शुगर भी सही हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हम नाम से लेते हैं आरएनए और डीएनए तो नाम से पता चल रहा है ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये है डीऑक्सी राइबो। ठीक है, तो राइबो तो ये भी है बट उसमें एक ऑक्सीजन की कमी है डीएनए में। और वहीं थायमीन की अगर हम बात करें तो ये भी सही हो सकता है क्योंकि जो आरएनए होता है उसमें AUGC होता है, यानी कि यूरेसिल होता है ना कि थायमीन। और वही जो डीएनए होता है उसमें ATGC होता है।
इसमें यूरेसिल ना प्रेजेंट होकर इसमें थायमीन प्रेजेंट होता है और इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। लेकिन सही ऑप्शन होगा राइबोज शुगर, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है आरएनए किस तरीके से डिफर करता है। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो हम सबसे पहले आरएनए और डीएनए के जो नाम से ही पता चल रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आएंगे हम थायमीन और यूरेसिल पे। ओके, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसका हम सही ऑप्शन टिक करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच आरएनए कैरीज अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन बनाते हुए के दौरान कौन सा आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को कैरी करता है। तो इसके ऑप्शंस है mRNA, rRNA, tRNA या फिर snRNA। तो इसका सही ऑप्शन है कैरी करता है यानी ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर यानी tRNA। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, mRNA इज सिंथेसाइज्ड बाय। mRNA किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस है डीएनए पॉलीमरेजेज, आरएनए पॉलीमरेजेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर लाइगेज। लाइगेज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये चिपकाने में काम आता है, जोड़ने में काम आता है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आरएनए पॉलीमरेजेज। तो mRNA जो है वो किससे बनता है, वो बनता है आरएनए पॉलीमरेज से। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग। तो क्रोमोसोम किस दौरान सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दिखते हैं। ऑप्शन है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। तो इसका सही ऑप्शन है मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से दिखते हैं और वो सेंटर पे अलाइंड होते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है सी। कैरियोटाइप रिप्रेजेंट्स। तो कैरियोटाइप क्या रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन है शेप ऑफ न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, सी ऑप्शन है डीएनए सीक्वेंस, डी ऑप्शन है जीन एक्सप्रेशन। तो कैरियोटाइप क्या करता है, क्या दर्शाता है वो। तो ये दर्शाता है नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ये एक टेबल टाइप का बना के उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उनके नंबर एंड मॉर्फोलॉजी को दर्शाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सेल साइकिल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो सेल साइकिल सबसे पहले या फिर पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं, वॉटसन, फ्लेमिंग, होवर्ड एंड पेल्क, मेंडल। तो इसका सही आंसर है सी, होवर्ड एंड पेल्क ने पहली बार सेल साइकिल को डिस्क्राइब किया था। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ। तो इंटरफेज में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए है G1, S एंड G2 फेज, बी है प्रोफेज एंड मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज एंड टीलोफेज, ऑप्शन डी है ओनली एस फेज। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एनाफेज एंड टीलोफेज ये भी गलत है और प्रोफेज एंड मेटाफेज ये भी गलत है। तो इंटरफेज में आता है G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, ये एक साइकिल चलती है पूरी, G1 फिर आता है S फेज, फिर G2 फेज, फिर आता है M फेज, फिर आता है अगेन G1 फेज। ओके, और इस M फेज में आते हैं ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। का सही ऑप्शन है ए। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, किस चरण में होता है। तो ऑप्शन है इसका G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। तो सही ऑप्शन है S फेज, सिंथेसिस फेज। S मतलब हो गया सिंथेसिस फेज। तो इस फेज में ही होता है डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन। विच फेज शोज मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसके ऑप्शंस है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस फेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, G1 फेज में होता है सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 55 है, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो माइटोसिस को हम और क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस है रिडक्शन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, मियोटिक डिवीजन या फिर एमाइटोसिस। तो सही ऑप्शन है बी, इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। मैंने दोनों मार्क कर दिया तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें लिख देती हूँ मियोसिस और इसमें लिख देती हूँ माइटोसिस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर किस दौरान होता है। तो ऑप्शन है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या टीलोफेज 1। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होता है प्रोफेज के दौरान।
और वो भी प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। अब हम देखते हैं, तो इसका ऑप्शन टिक कर देती हूँ प्रोफेज 1। अब हम देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग, सिनेप्सिस किस दौरान होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। तो सिनेप्सिस जाइगोटीन के दौरान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जाइगोटीन किस स्टेज का पार्ट है? यह है प्रोफेज 1 का पार्ट। ठीक है, प्रोफेज में ये सारे आते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और प्रोफेज के अंदर आता है ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कियाज्मेटा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, किस दौरान बनते हैं ये कियाज्मेटा? तो इसके ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। तो कियाज्मेटा बनते हैं डिप्लोटीन स्टेज के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और जैसा कि मैंने बताया ये प्रोफेज का पार्ट है। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो आपको प्रोफेज चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 59 है एपोप्टोसिस इज डिफाइंड एज, तो एपोप्टोसिस को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ एक्सीडेंटल सेल डेथ। नो, बिल्कुल नहीं, एक्सीडेंटल नहीं होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है इसका और सेल खुद करवाता है। तो ये होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्रोसिस, नो। ऑटोफेगी, नो। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60 है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इन एपोप्टोसिस। तो इसके ऑप्शंस है लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज। तो देखो, जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो चीजों को बीच से, जैसे ये हो गया डीएनए का सीक्वेंस ATGC, तो और यहाँ पे लिख देते हैं TACG। ठीक है, ये ऐसे 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 ज्वाइंट है। तो अब क्या करेगा, ये एंडोन्यूक्लियस होता है जो ये बीच से काटता है, इनको बीच से काट के निकाल देगा। और जो टोपोआइसोमरेज है वो एक स्ट्रैंड को काटता है, ये समझ लो एक धागा है, तो ये इस धागे को एक को काट देगा, दोनों को नहीं काटेगा, केवल इन दोनों में से केवल एक धागे को काटेगा। ये टोपोआइसोमरेज का पार्ट होता है, टोपोआइसोमरेज टोपो 1 या फिर टोपो 2। तो जो टोपो 1 होता है वो एक धागे को काटता है, जो टोपो 2 होता है वो दोनों धागे को काट देता है। लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा एंडोन्यूक्लियस। ये क्या काम करता है? एंडोन्यूक्लियस यानी तोड़ने का काम करता है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बीच बीच से ऐसे ऐसे करके तोड़ देगा। ठीक है, साइक्लिन्स रेगुलेट द सेल साइकिल बाय एक्टिवेटिंग। तो जो साइक्लिन्स होते हैं वो सेल साइकिल को क्या एक्टिवेट करके रेगुलेट करते हैं? तो इसके ऑप्शंस है फॉस्फेटेजेस, डीएनए पॉलीमरेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस या फिर लाइगेज। नाम से पता चल रहा है साइक्लिन क्या रेगुलेट करता है सेल साइकिल को एक्टिवेट करने के लिए, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल्स इंश्योर। तो जो सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं? तो इसके ऑप्शन है डीएनए डैमेज रिपेयर, प्रॉपर प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑब्वियस सी बात है, बोथ ए एंड बी। ओके, दोनों चीजों का चेक करते हैं कि डीएनए डैमेज तो नहीं हो गया कहीं, या फिर जो सेल साइकिल चल रहा है वो प्रॉपरली अच्छे से हो रहा है, उसका प्रोग्रेशन जो है सब कुछ सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ओके, तो इन दोनों को चेक करता है, पहले से चेक पॉइंट्स होते हैं ये। जी नॉट फेज रिप्रेजेंट्स। तो जो जी नॉट फेज होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए डिवाइडिंग सेल, ऑप्शन बी क्विसेंट सेल्स, ऑप्शन सी कैंसर सेल्स या फिर ऑप्शन डी स्टेम सेल्स। तो जो जी नॉट फेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्विसेंट सेल्स। ओके, क्विसेंट स्टेज या फिर क्विसेंट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 64 है विच रिसेप्टर हैज इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो इसके ऑप्शंस है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी देखनी है हमें, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो 64 का सही ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 65 है सेकेंड मैसेंजर इन जी प्रोटीन सिग्नलिंग इज। तो इसके ऑप्शन है CAMP, ATP, DNA या फिर mRNA। तो सेकेंडरी मैसेंजर का काम कौन करता है? जी प्रोटीन में। जी प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। जी प्रोटीन जो सिग्नलिंग होती है उसमें सेकेंड मैसेंजर का काम करता है CAMP। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 66 है फॉस्फोलाइपेज सी जनरेट्स। तो जो फॉस्फोलाइपेज सी होता है वो क्या जनरेट करता है? ऑप्शन है डैग एंड IP3, ऑप्शन बी है CAMP एंड ऑप्शन सी है ATP, ऑप्शन डी है GMP। तो जो फॉस्फोलाइपेज सी होता है वो जनरेट करता है डैग एंड IP3 को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 विच आयन एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर। तो कौन सा आयन होता है वो जो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है? तो इसके ऑप्शन है Na+, K+, कैल्शियम +2 या फिर क्लोरीन माइनस। तो जो कैल्शियम +2 होता है वो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है आयंस में, तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 68 है स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर आर लोकेटेड इन। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? इसके ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में। तो क्वेश्चन नंबर 69 है जैक स्टैट पाथवे इज मेनली इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग ऑफ। ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, साइटोकाइंस या फिर विटामिन्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेल सिग्नलिंग अल्टीमेटली लीड्स टू। तो जो सेल सिग्नलिंग होती है वो अंततः किस चीज का कारण बनती है, यानी उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है DNA म्यूटेशन, सेल्यूलर रिस्पॉन्स, सेल डेथ ओनली, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है सिग्नलिंग हो रही है, रिस्पॉन्स देगा सेल्यूलर रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम देखते हैं यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 71 ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। तो जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो ऑप्शन है इसके पी प्लांट, पाइसम सटाइवम, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो इसके और ऑप्शन है वीट प्लांट, मेज प्लांट, ड्रोसोफिला, बिल्कुल गलत। इसका सही ऑप्शन है मटर पे, पी प्लांट पे। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल वर। तो मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था? तो इसके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो सही ऑप्शन इज 7, ये सारे हो गए गलत। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम और क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ लिंकेज। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 फेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। फेनोटिपिक रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसके ऑप्शन है 1:1, 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 और ये ऑप्शंस वही हो गए हिंदी वाले। तो बात एक ही है, नंबर्स में है तो इतने ही देखने हैं हमें। तो इसका सही ऑप्शन है फेनोटिपिक रेशियो पूछा जा रहा है तो बी। ठीक है, जो जेनोटिपिक रेशियो होता है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1। तो ये हो गया जेनोटिपिक रेशियो और ये हो गया फेनोटिपिक रेशियो। जेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, अभी अभी मैंने बता दिया, जेनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 इज फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज। ऑप्शन है 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:1:1:1। तो इसके सही ऑप्शन है सी। ओके, तो जो डाईहाइब्रिड था उसका फेनोटिपिक रेशियो था 9:3:3:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट्स इन। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? इसके ऑप्शन है 3:1 फेनोटिपिक रेशियो, 9:3:3:1 रेशियो या फिर 1:2:1 फेनोटिपिक रेशियो या फिर नो सेग्रीगेशन। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसका रिजल्ट था 1:2:2 फेनोटिपिक रेशियो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया था रेड और वाइट कलर का, तो जिसमें बीच का कलर आया था पिंक। ठीक है, रेड भी आया था और वाइट भी आया था। इनका रेशियो था 1, 1 रेड, 2 पिंक और 1 वाइट। ओके, ये था आंसर और ये फेनोटिपिक रेशियो था। क्वेश्चन नंबर 78 है कोडोमिनेंस इज सीन इन।
तो इसके ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर एपिस्टेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम देखते हैं कोडोमिनेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 इज टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन। टेस्ट क्रॉस किस किस में किया जाता है? 2 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फेनोटाइप रेसेसिव पेरेंट, 2 रेसेसिव पेरेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी, डोमिनेंट फेनोटाइप, और हम एक रेसेसिव पेरेंट को लेते हैं ताकि टेस्ट क्रॉस कर सके। क्वेश्चन नंबर 80 है बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन। तो हमने टेस्ट क्रॉस देखा किसके बीच में होता है, अब हम देख रहे हैं बैक क्रॉस किसके बीच में होता है। ओके, तो इसके ऑप्शंस है F1 के बीच में, F1 या फिर एनी पेरेंट के बीच में, या फिर F2 के बीच में, या फिर पेरेंट के बीच में। तो बैक क्रॉस किस में होता है? तो बैक क्रॉस होता है F1 और किसी भी एक पेरेंट के बीच में। ओके, बैक यानी F1 जनरेशन आ गई, अब हम पीछे जा रहे हैं, पीछे वाली जनरेशन से क्रॉस करवा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज। तो इसके ऑप्शंस है XXXO टाइप, ZWZZ टाइप, XXXY टाइप, हेप्लोडिप्लॉइडी टाइप। ऑब्वियस सी बात है XX एंड XY टाइप होता है ह्यूमंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 है विच क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस इन ह्यूमन। तो कौन सा क्रोमोसोम होता है जो ह्यूमंस को दर्शाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो हम यहाँ पे मेल के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या क्रोमोसोम है जो वो मेल को दर्शाता है। तो XY इज द ऑप्शन। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस, X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, बोथ X एंड Y, या फिर ऑटोसोम। XY मिलके दर्शाते हैं मेलनेस को, बट जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल को भी तो दर्शाती है। फीमेल में XX होते हैं तो, बट फीमेल्स में Y क्रोमोसोम नहीं होते और मेल में Y क्रोमोसोम होते हैं। तो एक जो की डिफरेंस है वो Y क्रोमोसोम है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला डिपेंड्स ऑन। इसके ऑप्शन है Y क्रोमोसोम, XA रेशियो, इन्वायरमेंट, या फिर हॉर्मोन्स। तो जो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है XA रेशियो पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जेनेटिक सेक्स ऑफ ह्यूमन फीमेल इज। तो इसके ऑप्शन है XY, XO, XX, XXY। फीमेल का जेनेटिक सेक्स होता है XX, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which scientist proposed chromosomal theory of inheritance। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था या प्रपोज किया था? तो इसके ऑप्शन है मेंडल, सेटोन एंड बॉवेरी, मॉर्गन, वाटसन एंड क्रिक। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सेटोन एंड बॉवेरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 86 आ जाता है यूनिट 6 से, एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म। क्वेश्चन नंबर 86 है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सोच। तो क्या दर्शाता है ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? ऑप्शन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, एपिस्टेसिस, या फिर लिंकेज। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो दिखाता है मल्टीपल एलील्स को। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 87 है नंबर ऑफ एलील्स कंट्रोलिंग एबीओ ब्लड ग्रुप इच। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको कितने सारे एलील्स कंट्रोल करते हैं? तो इसके ऑप्शंस है 2, 3, 4, 5, यानी कितने एलील्स कंट्रोल करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, तो ए, बी, ओ। जेनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप AB इज। तो ब्लड ग्रुप AB का जेनोटाइप क्या होगा? तो IA IA, IB IB, IA IB II, ऑब्वियसली IA IB। ठीक है, जिसका IA IA है यानी ये ब्लड ग्रुप A को डिनोट करेगा, IB IB यानी ये ब्लड ग्रुप B को डिनोट करेगा, IA IB यानी ये AB को डिनोट करेगा, और II यानी ये O को डिनोट करेगा। एपिस्टेसिस रेफर्स टू। इसके ऑप्शन है इंटरेक्शन ऑफ एलील्स ऑफ सेम जीन, इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एट डिफरेंट लोकाई, लिंकेज ऑफ जीन्स, म्यूटेशन। तो जो एपिस्टेसिस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एट डिफरेंट लोकाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है फेनोटिपिक रेशियो इन रेसेसिव एपिस्टेसिस इज। तो इसके ऑप्शन है 9:3:3:1, 12:3:1 एंड 9:7
एंड 9:3:4। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस में फेनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:4। क्वेश्चन नंबर 91 है कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन गिव्स रेशियो। तो कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या रेशियो देता है? तो इसके ऑप्शन है 9:3:3:1, 15:1, 9:7, 13:3। तो इसका सही ऑप्शन है 9:7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 92 है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शोज। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? इसके ऑप्शन है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, नो वेरिएशन, लीडल इफेक्ट। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो दर्शाता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 93 है स्किन कलर इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो ह्यूमन का स्किन कलर होता है वो किस चीज का एग्जांपल होता है? इसके ऑप्शन है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जो ह्यूमंस का स्किन कलर होता है वो एग्जांपल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है प्लियोट्रॉपी रेफर्स टू। तो जो प्लियोट्रॉपी है वो किस चीज को रेफर करता है? इसके ऑप्शंस है वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स, एक जीन जो बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करे, या फिर मेनी जीन्स कंट्रोलिंग वन ट्रेट, या फिर बहुत सारे जीन किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करे। इसके ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे, नीचे होंगे, रुको अब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जीन लिंकेज एंड ऑप्शन नंबर डी है जीन म्यूटेशन। तो इसके ऑप्शंस जीन म्यूटेशन तो बिल्कुल नहीं होगा और जीन लिंकेज भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से देखो। प्लियोट्रॉपी वो होता है जो एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर सके, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू। तो इसके ऑप्शंस है फादर, मदर, बोथ पेरेंट्स या फिर ऑटोसोम्स। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो मदर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो किससे इनहेरिट होता है? इसके ऑप्शंस है फादर, मदर, बोथ पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये भी मदर के द्वारा ही इनहेरिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मीन्स। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन है डिलीशन ऑफ जीन्स, जीन का डिलीट हो जाना, या फिर पेरेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन, जीन म्यूटेशन या फिर जीन डुप्लीकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पेरेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन। तो यानी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग मीन्स हो गया पेरेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 98 एंटीसिपेशन इज कॉमनली सीन इन। तो एंटीसिपेशन कॉमनली किसमें देखा जाता है? थैलेसेमिया, हंटिंगटन डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया। तो एंटीसिपेशन सबसे ज्यादा किसमें या फिर कॉमनली किसमें देखा जाता है? तो ये देखा जाता है हंटिंगटन्स डिजीज में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पेनिट्रेंस रेफर्स टू। तो पेनिट्रेंस का अर्थ क्या है, ये किस चीज को रेफर करता है? तो इसके ऑप्शन है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग फेनोटाइप, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, जीन म्यूटेशन। तो जो पेनिट्रेंस होता है वो रेफर करता है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल शोइंग फेनोटाइप। तो आंसर इज बी। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 100 पे, जिसके ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम तीन ऑप्शन ही देख लेते हैं। तो एक्सप्रेसिविटी मीन्स, तो जैसे हमने पेनिट्रेंस का देखा वैसे ही एक्सप्रेसिविटी का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शंस है वेदर अ जीन इज एक्सप्रेस्ड और नॉट, एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इंटेंसिटी ऑफ फेनोटिपिक एक्सप्रेशन, या फिर नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन डी है म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी। नो, बिल्कुल नहीं, इसको हटा ही दो। अब हम देखते हैं इन तीनों में से। तो एक्सप्रेसिविटी क्या होता है? एक्सप्रेसिविटी का मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ फेनोटिपिक एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेसिविटी यानी एक्सप्रेस हो रहा है, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी में, कितनी ज्यादा हाई पॉपुलेशन या मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं एक्सप्रेसिविटी उसकी।
तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं सेकेंड लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 7, क्रोमोसोमल एबेरेशंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्वेश्चन 101, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड। तो क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन है म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एबेरेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। एबेरेशन का मतलब हो गया कि किसी चीज में दिक्कत आ गई, ये कोई प्रॉब्लम आ गई, जो चीज नॉर्मल है नॉर्मल से हटके हो गया। तो यानी कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, यानी नॉर्मल से कुछ हटके हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज। क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो खो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसके ऑप्शन है डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन या फिर ट्रांसलोकेशन। डिलीशन होगा ना, डुप्लीकेशन यानी दो हो जा रहा है, इन्वर्जन में यानी मतलब है तो उपस्थित है, उल्टा हो जा रहा है, या फिर ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है लेकिन है तो खोया तो नहीं है। डिलीशन यानी डिलीट हो गया, खो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट इज। अगर जो भी क्रोमोसोम नंबर्स है उसमें एक क्रोमोसोम और आके ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिलीशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वर्जन? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इन्वर्जन का मतलब है जो है उपस्थित है उसी में उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन नहीं, इसमें क्या रहा है? गेन हो रहा है, यानी एक बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने का क्या बोलेंगे हम? डुप्लीकेशन, यानी दुगना हो जा रहा है। और ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलोकेशन का मतलब हो गया जो है उपस्थित है वही इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, इसमें कुछ बढ़ घट तो नहीं रहा है, लेकिन डुप्लीकेशन में बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 में है इन्वर्जन इन्वॉल्व्स। तो इसके ऑप्शन है लॉस ऑफ सेगमेंट, नो। इन्वर्जन का मतलब हो गया एक जगह पे जैसे कोई चीज ऐसे है वो आगे चल के ऐसे हो गई, यानी उसी स्थान पे उल्टा हो गई, ठीक है। तो लॉस ऑफ सेगमेंट यानी किसी सेगमेंट का लॉस हो जाना, खो जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिवर्सल ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, रिवर्स हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एडिशन ऑफ सेगमेंट, नो। एक्सचेंज बिटवीन क्रोमोसोम, नो। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज। इसके ऑप्शंस है डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन एंड डिलीशन। तो एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी एक्सचेंज यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है ना, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा सी, ट्रांसलोकेशन। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। तो डाउन सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है डिलीशन, ट्राइसोमी 21, मोनोसोमी एक्स, पोलीप्लॉइडी। तो करेक्ट आंसर इज बी, ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको ऐसे। क्वेश्चन नंबर 107, टर्नर सिंड्रोम हैज क्रोमोसोम कंप्लीमेंट। तो इसके ऑप्शन है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स ओ, एक्स एक्स एक्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स ओ होते हैं, ठीक है, यानी एक एक्स कम होता है। क्लाइनफेस्टर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन है एक्स ओ, एक्स एक्स, नो, एक्स एक्स वाई, यस, एंड एक्स वाई वाई, नो। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्स एक्स वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज ऑफ विच टाइप। तो जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है? तो इसके ऑप्शन है जेड डब्ल्यू, एक्स ओ टाइप, एक्स वाई टाइप, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप। नो, नो, यस, नो। ओके, इन ह्यूमंस सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। ह्यूमंस में सेक्स जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है ओवम, स्पर्म, बोथ इक्वली, ऑटोसोम्स। तो इक्वली तो नहीं होगा और ओवम भी नहीं होगा, इसके ऑप्शंस हो जाएंगे बी करेक्ट। कलर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कलर ब्लाइंडनेस किसका एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शन है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किससे डिसाइड होता है?
तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो है एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। ओके, तो ऑटोसोमल नो, वाई लिंक्ड नो, साइटोप्लाज्मिक नो, ओनली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन, तो हीमोफीलिया किसमें ज्यादा कॉमन है? इसके ऑप्शंस है फीमेल, मेल्स, बोथ इक्वली या फिर चिल्ड्रन ओनली। तो हीमोफीलिया सबसे ज्यादा कॉमन होता है मेल्स में, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 113 इन बर्ड्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज, तो इसके ऑप्शंस है एक्स वाई टाइप, एक्स ओ टाइप, जेड डब्ल्यू टाइप, हेप्लोडिप्लॉइडी टाइप। नो, नो, यस, नो। ओके, तो जो बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेड डब्ल्यू टाइप का होता है। ऑप्शन क्वेश्चन है बार बॉडी रिप्रेजेंट्स, तो बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके ऑप्शंस है एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एंड ऑटोसोमल बॉडी। तो जो बार बॉडी है वो रिप्रेजेंट करता है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को। तो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम नो, यस, नो, नो। क्वेश्चन नंबर 115 है नंबर ऑफ बार बॉडीज इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल इज, तो नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में बार बॉडीज कितनी होती हैं? तो इसके ऑप्शंस है 0, 1, 2, 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एक बार बॉडी होती है। ठीक है, और ये आ जाता है लास्ट यूनिट से जो कि है इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीजेज आर कॉज्ड बाई, तो इसका ऑप्शन है हार्मोनल इम्बैलेंस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती है वो किस वजह से होती हैं, किसके कारण होती हैं? इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन कौन फैलाता है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया के ऑप्शंस है मलेरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, अमीबियासिस या फिर रिंगवॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज, जिसके ऑप्शंस है सैल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर विब्रियो कॉलेरी या फिर प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो नाम से पता चल रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है मलेरिया इज कॉज्ड बाई, मलेरिया किसके द्वारा कॉज किया जाता है? इसके ऑप्शंस है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। तो जो मलेरिया होता है वो कॉज किया जाता है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एनोफिलिस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 121 है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो इसके ऑप्शन है एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, सैंड फ्लाई। तो जो डेंगू फीवर है वो होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वन शॉट वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।